अपनी रिवीजन की शुरुआत फिजिक्स के सबसे बेसिक चैप्टर से, जिसके बिना जाने आप 90% फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, वहाँ से कर रहे हैं। हमें पता है ये चैप्टर आपको आता है, मैक्सिमम बातें आपको पता है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बैच का लक्ष्य है आपके याददाश्त को ताज़ा करना, आपके नॉलेज को रीन्यू करना। तो पूरा वेक्टर जो पढ़ने में हम लोग 7-8 लेक्चर 10 लेक्चर लगाते थे, अब बच्चों उसी वेक्टर को मैं कोशिश करूंगा उसका थियरी पोर्शन एक लेक्चर में मैं आपको पढ़ा दूं। ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, और कोई अगर कन्फ्यूजन आपको होता है तो बच्चों नो डाउट आप चैट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए नई एनर्जी के साथ, नए उमंगों के साथ शुरू करते हैं वेक्टर एनालिसिस। फटाफट देखते चलेंगे बच्चों। ये बताने वाली बात नहीं, हम में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है कि वेक्टर क्या है, वेक्टर किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की, स्केलर वेक्टर। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड होता, 1 किलोग्राम 10 सेकेंड 50 डिग्री सेल्सियस, ये सब केवल मैग्नीट्यूड है, लेकिन कुछ जगहों पर डायरेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें बच्चों डायरेक्शन भी इंक्लूड होता हो, जिसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन होती हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो बच्चों किसी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए टोटल मिला के 3 शर्तें होती हैं, आपको पता है, मैं ताजा करा देता हूं बच्चों। वेक्टर, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और वो वेक्टर के रूल को फॉलो भी करे, ऐसा भी होना चाहिए। तो पहली बात, वेक्टर कहलाने के लिए मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है उस फिजिकल क्वांटिटी के पास। उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहलाने के लिए उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होना जरूरी है। और बच्चों खास बात यह है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ साथ उसे ऐसा होना चाहिए कि वेक्टर में जितने रूल हैं, जिसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, उसको वो फॉलो करे। वेक्टर अलजेब्रा मीन्स वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें वो फॉलो करे, और साथ ही साथ उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, आपको आता है। चलिए ये सेक्शन यहाँ खत्म हुआ। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बच्चों, मान लीजिए लेट ये इज ये वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ ए को मैं एक वेक्टर क्वांटिटी मान लूँ, तो बच्चों ये को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरह से एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। एरो में बच्चों क्या क्या पार्ट होंगे, उसका हेड होगा, उसका टेल होगा, और बच्चों उसका लेंथ होगा। तो किसी वेक्टर, मान लेते हैं वेक्टर हमारा ये है, तो इसको भी कैरेक्टराइज करने के लिए वेक्टर अगर ये है तो उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, या एनसीईआरटी में ऐसे लिखा जाता है, उसको बोल्ड अक्षर में लिखा जाता है, बोल्ड इंक से लिखा जाता है, थोड़ा थिक होता है इंक का यहाँ मोटाई। और बच्चों यहाँ पर एक और तरीका होता है, सिंपल ये बनाकर उसके ऊपर एरो ना लगाकर सिंपल लाइन बना देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर हमारे पास वेक्टर का जो हेड है वो बच्चों उस पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन को दिखा रहा होता है। वेक्टर का जो टेल है बच्चों वो उस वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को दिखा रहा होता है। और वेक्टर का बच्चों जो यहाँ के अंदर जितना भी वेक्टर का लेंथ होगा वो लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ द वेक्टर विच इज शोन हियर इन ज्योमेट्रिक मैनर। नाउ वेक्टर ये का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये लिखने का तरीका ऐसे होगा, वेक्टर ये को बच्चों मॉडुलस के अंदर बंद कर दिया जाता है, या वेक्टर ये का केवल मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो उसको सिंपली यूं दिखा दिया जाता है। चलिए यहाँ पर इतनी बात आप समझ गए होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। अब बच्चों हम आते हैं यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ वेक्टर की बात करेंगे कि दो वेक्टर इक्वल कब कहे जाते हैं। बच्चों दो वेक्टर के इक्वल होने की जो शर्त है, दो वेक्टर के इक्वल होने की जो कंडीशन है, वो कंडीशन बच्चों कुछ इस तरह से होता है। वेक्टर के इक्वल होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सपोज करिए एक बॉडी पर फोर्स F1 लगा
रहा है, एक बॉडी पे बच्चों फोर्स F2 लग रहा है, F1 और F2 यहाँ पर अगर इक्वल होने हैं तो खास बात यह है इनके मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए। खास बात यह है मैग्नीट्यूड सेम होने के साथ साथ बच्चों इनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। आप देखिए इन दोनों की डायरेक्शन एक ही मैंने दिखाया है। और खास बात ये कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी भी होने चाहिए। पहला अगर फोर्स है तो अगला भी फोर्स ही होना चाहिए। पहला वेक्टर अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरा वेक्टर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन, देयर आर 3 कंडीशन फॉर दी vectors to be equal. First one is that they should have same magnitude, they should have same direction, they should have same physical quantity. And now the example are shown here. A body is here which is acted upon by a force F1, another body is here which is acted upon by a force of F2. If F1 magnitude, F2 magnitude of F1 F2 is same and direction is also same, obviously they are same physical quantity, then they should be equal vector. F1 vector can be written here F2 vector. समझ में आ रहा बच्चों? तो यहाँ के अंदर ये मैंने F1 कैप इक्वल टू F2 कैप दिखाया है, मतलब यूनिट वेक्टर F1 के लॉन्ग और यूनिट वेक्टर F2 के लॉन्ग सेम होगा। अगर ऐसे कोई वेक्टर सेम लिखा है इट मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। अभी आगे ये चर्चा चलेगी। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टेंसी ऑफ वेक्टर की, कि कोई वेक्टर कांस्टेंट कब होता है। बच्चों कांस्टेंट वेक्टर एक ऐसी चिड़िया का नाम है बच्चों जिसके 2 पंख होते हैं, एक पंख में मैग्नीट्यूड होता है, अगला यहाँ डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। बच्चों अगर इस चिड़िया को मेंटेन रहना, जिंदा रहना, चिड़िया कहलाना है तो उसके दोनों विंग कंसिस्टेंट होने चाहिए, दोनों विंग ही यहाँ कांस्टेंट होने चाहिए, सेम बने रहने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कांस्टेंसी ऑफ वेक्टर की हम बात करें तो कोई वेक्टर कांस्टेंट तब कहलाएगा वेक्टर के जब दोनों विंग कांस्टेंट हो, मतलब समय के साथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। बच्चों यहाँ पर ये देखिए कोई वेक्टर है, सपोज करिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी कुछ समय बाद ऐसे है, कुछ समय बाद वेलोसिटी ऐसे है, कुछ समय बाद वेलोसिटी ऐसे है। तो हम क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब समय के साथ ये वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है बच्चों, सपोज करिए कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन टेंजेंशियल होने की वजह से जगह जगह पे अलग अलग होती है, जिसकी वजह से बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेम होता है, बट डायरेक्शन अलग होने की वजह से वो वेक्टर कांस्टेंट नहीं कहलाता, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा यहाँ डिटेल नहीं, डिटेल आप पढ़ चुके हो। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसको कहते हैं बच्चों? समझिएगा, कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और जिसकी डायरेक्शन कैसी हो? आर्बिट्रेरी हो। डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, भाई वेक्टर है तो डायरेक्शन का नाम तो लेना पड़ेगा, किधर लें? जिधर मन कहे उधर लो। इनफैक्ट डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो सवाल उठा, वेक्टर के 2 ही धरोहर हैं, एक का नाम मैग्नीट्यूड है, एक का नाम डायरेक्शन है, और आप कह रहे हो सर एक ऐसा वेक्टर जीरो वेक्टर या नल वेक्टर है जिसके पास ना तो मैग्नीट्यूड है ना ही डायरेक्शन है, तो वेक्टर है कहाँ? इनफैक्ट बच्चों जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल बैलेंस के लिए क्या गया है। अगर हम जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट ना लाते तो मैथमेटिकल रूल जो वेक्टर अलजेब्रा है वो फेल हो जाता। वेक्टर अलजेब्रा ये कहता है कि यहाँ पर हमारे पास अगर किसी एक वेक्टर में कोई दूसरा वेक्टर ऐड होता है, सपोज करिए वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं, तो जो भी हमें मिलेगा वेक्टर प्लस वेक्टर से हमें कोई ना कोई वेक्टर ही मिलेगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर ही होगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर माइनस वेक्टर किया तो जो भी मिलेगा वो क्या होगा? वेक्टर होगा। जरा सोचो, जरा समझो, जरा दिमाग पे जोड़ दो। अगर हम बच्चों वेक्टर ये माइनस वेक्टर ये कर दें तो क्या होगा? आना तो 0 चाहिए, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा कहता है वेक्टर माइनस वेक्टर इक्वल टू वेक्टर। तो भले ही 0 आया है बच्चों, भले ही 0 आया है, उस 0 को हम जीरो वेक्टर का नाम देंगे, उसके ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों वेक्टर रूल को हमें फॉलो कराना है।
अब बच्चों चलिए देखते हैं आगे के कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर चर्चा। हमारा अगला वेक्टर है यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर के बाद यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है? नाम से स्पष्ट है सर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी हो और जिसकी डायरेक्शन निश्चित हो, स्पेसिफिक हो। ठीक है बच्चों, ऐसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर का नाम देंगे। बच्चों जैसे कहीं पर बोला गया किसी बॉडी की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है ड्यू ईस्ट, डायरेक्शन निश्चित हो गई और मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये वेलोसिटी जो होगा एक यूनिट वेक्टर होगा। यहाँ पर मैंने कहा किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? 1 न्यूटन का लग रहा है। फोर्स 1 न्यूटन का लग रहा है, किधर लग रहा है? एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया गया है और मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है, मतलब फोर्स जो हमारा हुआ एक क्या हो गया बेटा? एक यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर हम बात करते हैं एक सवाल में कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई वेक्टर गिवन होगा और उसी वेक्टर के एलॉन्ग हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो बच्चों मान लीजिए यह मैंने हेडिंग यहाँ डाला है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग अ गिवन वेक्टर। कोई गिवन वेक्टर है, सपोज वेक्टर ये है और हमसे कहा गया कि सर इसी वेक्टर के एलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालें? हमारे पास मान लीजिए ये की वैल्यू हो यहाँ पर 2, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स हो यहाँ पर 5 न्यूटन, एलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ हो, एक्स एक्सिस यहाँ पर लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर यूनिट बनाने के लिए मैं क्या करूँ? इसको 5 न्यूटन से ही डिवाइड कर दूँ, 5 कट करके 1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ किसी वेक्टर को, अगर किसी वेक्टर के एलॉन्ग अगर मुझे यूनिट वेक्टर लेना हो तो उस वेक्टर को बच्चों उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दें? डिवाइड। वही देखिए वेक्टर ये के एलॉन्ग मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर को मैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे रहा हूँ, मुझे उसी पर्टिकुलर वेक्टर के एलॉन्ग क्या मिल जा रहा है? यूनिट वेक्टर, जिसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा, इसके ऊपर कैप लगा के। ध्यान दीजिएगा यहाँ न्यूटन भी कैंसिल हो गया है, मतलब इस प्रकार से जो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा, अगर फोर्स को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो यूनिट वेक्टर हमें मिलेगा बच्चों वो कैसा होगा? यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस होगा। यहाँ केवल और केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी बिना यूनिट के, यहाँ पर ये यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। अच्छा, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने आप में क्या होता है? स्केलर। स्केलर को अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, स्केलर मैग्नीट्यूड को मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देखिए क्या मिल गया? वेक्टर। इसका मतलब किसी डायरेक्शन में हमें अगर वेक्टर बनाना हो तो उस डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है, उस वैल्यू से अगर हम यूनिट वेक्टर लेके मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उधर बच्चों एक प्रॉपर वेक्टर मिल जाएगा। आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल शब्द का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल शब्द का मतलब होता है परपेंडिकुलर। हमारे पास ऐसे यूनिट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट होता है जो एक दूसरे के कैसे हो? परपेंडिकुलर बच्चों, और यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या हो? 1। इसके लिए बड़ा अच्छा सा टूल है बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जाता है बच्चों, एक्स वाई जेड सिस्टम लिया जाता है। एक यूनिट वेक्टर एज्यूम किया गया है पॉजिटिव एक्स के एलॉन्ग, जिसको जनरली आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक यूनिट वेक्टर को एज्यूम किया गया वाई एक्सिस के एलॉन्ग, जिसको जनरली जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक वेक्टर को एज्यूम किया गया है पॉजिटिव जेड एक्सिस के एलॉन्ग, जिसको जनरली हम लोग बच्चों के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर बच्चों ऑब्वियसली मैं पूछूं आई कैप जे कैप कैसे हैं, नो डाउट एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे होंगे। मैं पूछूं जे कैप के कैप कैसे, के कैप बोर्ड में मैंने ऐसे बनाया तो है बट इनफैक्ट ये यहां होगा। जे कैप और के कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, आई कैप और के कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी ये सभी वेक्टर यूनिट वेक्टर होने के साथ साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और परपेंडिकुलर के लिए मैथमेटिक्स में शब्द यूज होता है बच्चों ऑर्थोगोनल, मतलब इन यूनिट वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का नाम देंगे। ठीक है, I cap this is unit vector along x axis, j cap this is I cap unit vector along x axis, j cap unit vector along y axis,
k कैप यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। i कैप, j कैप और k कैप को कंबाइंड रूप से बच्चों हम लोग नाम देते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। बड़ा अच्छा सा टूल होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे, i j k के टर्म में अगर किसी प्रॉपर वेक्टर को लिखना हो तो बच्चों मान लीजिए हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें कोई वेक्टर कहीं पे है, तो अगर कोई वेक्टर कहीं पे है तो उसके तीन कंपोनेंट यहाँ हम लेंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। x के अलांग कंपोनेंट, y के अलांग कंपोनेंट, z के अलांग कंपोनेंट। बच्चों वेक्टर यहाँ कहीं है, z एक्सिस यहाँ कहीं होगा। यहाँ के अंदर अगर उस वेक्टर को मुझे लिखना हो तो लिखने का तरीका कुछ यूँ होगा, वेक्टर ये इक्वल टू वेक्टर a का x कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई i कैप, वेक्टर प्लस वेक्टर a का y कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई j कैप, प्लस उस वेक्टर का z कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई k कैप। बहुत बार आप सुन चुके हैं, बहुत जगहों पे यूज हुआ होगा। यहाँ वेक्टर ये का मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना हो, इस रूप में वेक्टर लिखा हो और उसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो क्या कर देंगे, इस पूरे का मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर रूट में i कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ये रहा बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। आइए और आगे वाले टॉपिक्स को हम लोग, अगला टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं बच्चों, मान लो x, y, z कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y, z। अगर मुझे पॉइंट P को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ओरिजिन से बच्चों पॉइंट P को मिलाने पर मुझे एक वेक्टर मिलेगा फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट A वाली डायरेक्शन में। ओरिजिन टू पॉइंट एक बच्चों यहाँ के हमारे पास वेक्टर मिलेगा और ये जो वेक्टर मिलेगा ना, इसी वेक्टर को हम लोग नाम देंगे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मुझे पोजीशन वेक्टर पाना हो तो उस पॉइंट को कहाँ से मिलाना, ओरिजिन से, कई बार बताया हो प्रॉपर क्लास में आपको। यहाँ पर बच्चों वेक्टर R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P को दिखाने का जो तरीका होगा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x कंपोनेंट इंटू y कैप, y की वैल्यू जो भी होगी इंटू j कैप, z की वैल्यू जो भी यहाँ होगी इंटू k कैप। ये तरीका होता। मान लो इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालने की आवश्यकता हुई, हम ऐसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। आई होप आप हमारी बात को बच्चों समझ रहे होंगे। यहाँ पर बच्चों पॉइंट P का मान लेते हैं एग्जाम्पल, कोई पॉइंट P है, उसका बच्चों जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को लोकेट करा हुआ है 3, 2, 5 बच्चों, अगर उसका मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना हो पॉइंट P का तो कैसे निकालेंगे, R पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, सपोज वेक्टर R है इक्वल टू उस पॉइंट P का जो x वाला पार्ट है, x की वैल्यू है इंटू y कैप, y इंटू j कैप, यानी 2 इंटू j कैप प्लस 5 इंटू k कैप। सपोज करिए इसी का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हुआ होता तो मैं कहता R का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाता स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, जो भी यहाँ सॉल्व करने पर आ जाए। यहाँ पर बच्चों हमारे पास पॉइंट ये है, पॉइंट ये का जो पोजीशन है मैंने ऐसे दिखाया -7 2 -5। अगर पोजीशन वेक्टर पॉइंट ये का मुझे निकालना हो तो आ जाएगा -7, x वाली वैल्यू -7 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप -5 इंटू के कैप। इसका भी अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर -7 का स्क्वायर 49 प्लस 49, 2 का स्क्वायर 4 और -5 का स्क्वायर 25, जो भी सॉल्व करने पर आ जाए। यहाँ सॉल्व करना आपको मैं नहीं सिखा रहा हूँ, बस रिवीजन करा रहा हूँ। बच्चों हमारा अगला टॉपिक आएगा इसी के आगे, अगला टॉपिक उसी से मिलता जुलता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज करिए बेटा कोई पार्टिकल पॉइंट ये पर है, उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास है r1 और पॉइंट जहाँ पे है वहाँ का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। अब यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया, मान लेते हैं कोई पार्टिकल ये रेड वाले पाथ पर मोशन करते करते पॉइंट B पर पहुँचा। यहाँ नो डाउट उसका पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन ए से पोजीशन बी में आ गया तो ऑब्वियसली उसका कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ होगा और इस वजह से पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो गया होगा। इस बार हमारा पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं फाइनल पॉइंट ये हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 था और यहाँ पर फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ये क्या है r2। तो बच्चों
अब यहाँ से पार्टिकल यहाँ चल के आया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पाने के लिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को एक सीधी लाइन से मिला दीजिए। ध्यान रहे, टेढ़ी लाइन नहीं, सीधी लाइन से मिला दीजिए। ये जो बच्चों वेक्टर आपको मिलेगा इसको हम लोग नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। बेटा जी यहाँ के अंदर पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर को निकालने के लिए जो तरीका होगा वो होगा फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। What is vector R2? Vector R2 is the position vector of point B, which is final point. We can write here R2 equal to x2 into I cap plus y2 into j cap plus z2 into k cap. Similarly, we can also write down here R1 vector, which is position vector of point A. This will be equal to x1 into I cap plus y1 into j cap plus z1 into k cap. Now we have to calculate vector R2 minus vector R1, that will give here vector R. Vector R can be here x2 minus x1, this minus this. I को I से माइनस करेंगे, J को J से, K को K से। बच्चों I J K में जब वेक्टर होते हैं और उनको प्लस माइनस करना होता है तो बहुत आसान हो जाता। I को I से आप डील करोगे, J को J से डील करोगे और K को K से डील करोगे। तो यहाँ x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू J कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू K कैप। ये जो बच्चों हमारे पास आया ना, इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर कहीं मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो मैग्नीट्यूड के लिए होगा I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। समझ रहे हैं बच्चों? इस प्रकार से यहाँ पर सिचुएशन एग्जिस्ट होगा जो आपके सामने मैंने रखा है। अब यहाँ पर दो तीन खास नहीं, बहुत खास बातें हैं, ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। जहां से पार्टिकल चलना शुरू करेगा बच्चों उसको हम इनिशियल पॉइंट लेंगे, जहां पर जाके पहुंचेगा उसको हम फाइनल पॉइंट लेंगे। पार्टिकल ऐसे चल के आया, ठीक है, पार्टिकल और डांस करते हुए आता, कोई फर्क नहीं है सर, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट केवल मुझे देखना है। पोजीशन वेक्टर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पोजीशन वेक्टर डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। आई रिपीट वंस अगेन, पोजीशन माफ करिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों यहाँ केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों इनिशियल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ, बस इतना जानकारी आपको रहे तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल ले जाओगे। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट की ओर ली जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये दो तीन बातें खास ध्यान में रखिएगा। कभी भी आपको ऐसा वेक्टर निकालना हो ये वाला सिचुएशन आप फॉलो करेंगे। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले जल्दी से समझ लेते हैं बच्चों। मान लीजिए मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ ऐसे बहुत सारे वेक्टर को ऐड करूं तो निश्चित है जो भी रिजल्टेंट मिलेगा, जो भी मिलेगा वो कैसा होगा, वेक्टर होगा। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कई सारे वेक्टर मिल करके, कई सारे बच्चों वेक्टर मिल करके वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई जितने भी कंबाइंड होके एक नया वेक्टर बना रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे हैं। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं। अगर हम वेक्टर आर को, रिजल्टेंट वेक्टर को या किसी वेक्टर को बच्चों ऐसे कई सारे टुकड़ों में मैं तोड़ दूं, कई सारे पार्ट में तोड़ दूं जिनको जोड़ने पर फिर से मुझे वही वेक्टर मिल जाए, तो इस प्रोसेस को बच्चों मैं नाम देता हूं, मैं नाम नहीं देता हूं, फिजिक्स नाम देता है वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर।
वेक्टर रिजोल्यूशन वेक्टर एडिशन का जस्ट अपोजिट होता है। वेक्टर एडिशन में बहुत सारे वेक्टर मिलकर एक नया वेक्टर बना रहे होते हैं, एक रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे होते हैं। और वेक्टर रिजोल्यूशन में क्या होता है, एक ही वेक्टर कई सारे वेक्टर में टूट रहा होता है, कई सारे वेक्टर में बच्चों बट रहा होता है, जिसको जोड़ने पर फिर से रिजल्टेंट वही मिल जाता है। सवाल उठा एक वेक्टर को कितने पार्ट में आप रिजॉल्व कर सकते हो? सर कोई लिमिट नहीं है, एक वेक्टर को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। बात कुछ और है कि 2 या 3 कंपोनेंट से हम लोग काम चला लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई वेक्टर हमारे पास ये है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर ये है। अब इसके 2 कंपोनेंट होंगे, फिलहाल कंपोनेंट तो कई हो सकते हैं, यहाँ अपने एनालिसिस के लिए जनरली हम 2 कंपोनेंट लेते हैं। उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, उसका प्रोजेक्शन कितना एक्स एक्सिस पे आया दैट इज एक्स कंपोनेंट, उसका कितना प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे गया दैट इज वाई कंपोनेंट। सपोज करिए एक्स कंपोनेंट दैट इज ए एक्स, वाई कंपोनेंट दैट इज ए वाई। तो वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो, वेक्टर ये विल बी इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। बच्चों यहाँ पर सवाल ये उठा कि ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये वाई की वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं तो ये एक्स की वैल्यू आती है ये कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट ये वाई की वैल्यू आती है बच्चों ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा ये साइन थीटा। यहाँ के अंदर इस तरह से सिचुएशन बन रहा होता है। बेटा यहाँ के अंदर अगर मुझे ये निकालना हो कि भाई वेक्टर ये का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सिंपली एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब यहाँ के अंदर मैं लिखूंगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ये वाई का स्क्वायर। इस तरह से सिचुएशन हमारा बनेगा। ध्यान रहे ये वेक्टर केवल एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, यहाँ जेड प्लेन का जेड एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं हुआ है। यहाँ पर बच्चों कॉस थीटा, ध्यान रहे जिस कंपोनेंट से थीटा सटा रहेगा, जिस कंपोनेंट से थीटा सटा रहेगा उसके साथ कॉस लगेगा। जैसे ये थीटा अगर यहाँ होता तो ये वाई की वैल्यू आ जाती ये कॉस थीटा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो दूर रहेगा उसके साथ साइन थीटा जुड़ा रहेगा। थीटा जिसके साथ सटा हुआ रहेगा ऐसे याद रखिए, उसके साथ क्या आएगा कॉस थीटा, बाकी दूसरे के साथ क्या आएगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम इस टॉपिक के बाद हम लोग स्विच करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डायरेक्शन कोजाइंस। डायरेक्शन का मतलब दिशा, दिशा का मतलब कोई एक हमें सेंस बताना कि कौन से पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर हमको बता रहा है, कौन से डायरेक्शन में सेंस कर रहा है। सपोज करिए कोई वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये मान लीजिए बच्चों एक्स वाई जेड एक्सिस में रखा है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। मैं ऐसे बना देता हूँ। सपोज करिए मान लीजिए जेड एक्सिस हमारा यहाँ हो। अब यहाँ के अंदर बच्चों ये हमारे पास वेक्टर ये रेड पेन से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ कहीं पर है। ये वेक्टर ये जो है बच्चों एक्स से कुछ एंगल बनाएगा, सपोज वो एंगल अल्फा बना रहा है। वेक्टर ये जो है वो वाई एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, सपोज करिए बीटा एंगल बना रहा है। ये वेक्टर ये जो है जेड एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, सपोज करिए गामा एंगल बना रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ कोई वेक्टर ये है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा बना रहा है। तो बच्चों अल्फा बीटा गामा मैंने यहाँ ले लिया और फिर इन सबका कोजाइन ले लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये जो भी वैल्यू देगा इसी को बच्चों एक साथ हम लोग नाम देते हैं उस पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन कोजाइंस। ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अगर कॉस अल्फा यहाँ से निकालेंगे, देखिए मैंने एक वेक्टर ये यहाँ दिखाया है, ये वेक्टर ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वेक्टर ये वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस से गामा बना रहा होगा। उतना अच्छा यहाँ डायग्राम क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप समझ जाइए। यहाँ के अंदर बच्चों कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी दिस बाई दिस, मतलब ए एक्स बाई ए। कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी दिस बाई दिस, मतलब ये वाई बाई ए। इसी तरह से कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगी ये जेड बाई ए, जो कि यहाँ है 1 2 3 3 इक्वेशंस यहाँ पर मिले। बच्चों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए एक्स की वैल्यू ये कॉस अल्फा, ये वाई की वैल्यू ये साइन बीटा, और ये जेड की वैल्यू ये कॉस गामा।
माफ करिएगा, ax की वैल्यू ये cos अल्फा, ये y की वैल्यू ये cos बीटा, az की वैल्यू ये cos गामा। अब बच्चों मैं अगर इन तीनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, कैसे होता करके आप चाहें देख लीजिएगा, रिवीजन इसलिए फटाफट बता रहे हैं। अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें तो एक बड़ा यूजफुल रिजल्ट हमें मिलता है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आती है 1। sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आती है 2।